दुनिया में इस वक्त आर्थिक मंदी यानी कि ग्लोबल रिसेशन को लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ है। विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री इसे लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में इसका खतरा सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में आर्थिक मंदी से जुड़ी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का सवाल फिलहाल पैदा नहीं होता है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था धीमी या सुस्त पड़ जाती है तो उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। ग्लोबल रिसेशन से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका जवाब है आज की ग्लोबलाइज्ड और इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक्स। क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में कोई भी देश अकेला सफर नहीं करता। यही कारण है कि अब यूएसए और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में चल रही इन्फ्लेशन और रिसेशन की प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी कंसर्न बनती जा रही है। खास करके टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे आईटी सेक्टर जायंट्स के लिए ये प्रॉब्लम विकराल रूप ले चुकी है। कोविड-19 लॉकडाउन ने बहुत सी कंपनीज को अपने प्रोसेस को डिजिटाइज करने पर मजबूर कर दिया था। वर्क फ्रॉम होम इसका सबसे बड़ा कारण था। इस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज के पास ऑर्डर्स की मानो बाहर सी आ गई थी। इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे। टीसीएस जो देश की बिगेस्ट आईटी कंपनीज में से एक है, उसके नेट प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं इन्फोसिस के नेट प्रॉफिट में 17.65% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अब कोविड पैंडेमिक अपने अंतिम चरण में है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन, रिसेशन और रशिया यूक्रेन वॉर से अफेक्ट हो रही है। ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने लीडिंग आईटी कंपनीज के रेवेन्यू एस्टिमेट में फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच 2 से 10% की कटौती फोरकास्ट की है। साथ ही ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग ग्रोथ के लिए जहां 2022 में 7% की ग्रोथ एस्टिमेटेड थी, वहीं 2023 के लिए ये ग्रोथ सिर्फ 3 to 4% रह गई है। जानकारों का कहना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई बढ़ना या गिरना दोनों ही खतरनाक है। 1970 के दशक में अमेरिका में बेहिसाब महंगाई आई थी। आर्थिक मंदी का यही कारण थी। इस दौरान महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में तेजी से बढ़ावा करना पड़ा था। वहीं जापान में 1990 के दशक में मंदी महंगाई गिरने के कारण आई थी। उस दौरान जापान में चीज़ों के दाम काफ़ी नीचे गिर गए थे, जिसके कारण लोगों ने पैसे खर्च करने बंद कर दिए थे। हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल में एक सस्टेन्ड इंक्रीज के रूप में समझ सकते हैं। अगर बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लंबे समय तक इंक्रीज देखने को मिले तो हम इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं। इन्फ्लेशन का नुकसान तो आप सबको पता ही होगा। आज कमाए 10 रुपए की वैल्यू कल 8 रुपए ही बचेगी, जिसे इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर कह सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले महंगे होने की वजह से फॉरेन मार्केट्स में अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और साथ ही अंतिम पायदान पर बैठे सबसे गरीब आदमी के लिए इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों को पॉवर्टी में ढकेलने के काबिल होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन फायदेमंद भी साबित होता है। ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है। दोस्तों, इन्फ्लेशन बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप के कारण होता है। किसी वस्तु की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो तो एक ही चीज को खरीदने की क्षमता रखने वाले लोग एक से ज्यादा होंगे। इस कारण उस वस्तु का दाम बढ़ना लॉजिकल है, जिससे कि उस एक वस्तु को खरीदने के लिए एक ही व्यक्ति कैपेबल हो।